नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति की, जहां इस वक्त पोस्टर वॉर जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार पोस्टर्स पर पोस्टर्स जारी कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए उम्मीदवारों को निशाने पर ले रही है, तो अब कांग्रेस ने भी पलटकर इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। पोस्टर से ही बीजेपी ने कोरबा से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योत्सना महंत का पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बताया था, और कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे पर तंज कसा है। और पोस्टर जारी कर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो यहां एक तरफ जहां ज्योत्सना महंत को बीजेपी ने लापता बताया था, लापता सांसद, तो दूसरे में कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्टर से जवाब दिया है, यानी पलटवार किया है, उसमें कुछ उसी अंदाज में निशाना साधा गया है, शब्दों को बदल करके। और ये पोस्टर वार कहां जाकर खत्म होगा, देखने का विषय। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव का एक लंबा फेज है, तो क्या ये पोस्टर वॉर आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? बहरहाल ये भी देखने का विषय होगा। और कवर्धा में फर्जी वोटर्स की तलाश शुरू हो चुकी है। पुलिस ने इसके लिए पोस्टर जारी किया। दरअसल वोटर लिस्ट में दर्ज फर्जी वोटर्स के पोस्टर जारी किए गए। पुलिस ने इनाम दिए जाने का भी ऐलान किया। लोहारा थाना क्षेत्र के बचेड़ी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पोस्टर जारी कर इनकी तलाश की जा रही है। और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, ये पोस्टर किस संबंध में जारी किए गए हैं? क्यों इन लोगों पर इनाम जारी किया गया? आशीष, ये जो 5 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं, हालांकि जो भाजपा ने शिकायत की उसमें सैकड़ों लोगों के नाम है जो कवर्धा विधानसभा के खासकर वनांचल क्षेत्र में इनके नाम दर्ज किए गए। किसी गांव में 20 नाम, किसी गांव में 30 नाम, तो इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें अभी 5 ऐसे नाम शिकायत की गई है लिखित। और उसमें जो 5 नाम सामने आए हैं वो लोहारा थाना क्षेत्र के बचड़ी गांव के हैं। इनके खिलाफ जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गलत जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र है वहां पे अपना नाम दर्ज कराया गया है, और इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जिस गांव में इन मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है उस गांव के लोगों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए थे, इनका नाम कैसे जुड़ा। और जो उस समय इस नामों पे आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, क्योंकि उस समय और आचार संहिता लगा हुआ था, और जब ये मामला सामने आया तब तक कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई थी। और फिर एक बार लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है और उसमें मामला दर्ज भी किया गया है, और इनके नाम को भी विलोपित करने की कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा करने की बात कही जा रही है। क्या इन वोटर्स ने वोट भी डाला था? क्योंकि ये मामला विधानसभा चुनाव के पहले ही उठ गया था। फर्जी वोटरों की शिकायत लगातार भाजपा कर रही थी, इसको मुद्दा बना रही थी, तो इनके द्वारा वोट करने की जानकारी नहीं आई है और ये मतदान करने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि मामला पहले ही उजागर हो गया था। तो संभवतः उनको इस बात का डर था कि मतदान केंद्र जाने पर पकड़े जाने का डर रहेगा, विरोध होगा, इस कारण इनके द्वारा मतदान तो नहीं किया गया। और मतदाता सूची में नाम इनका जरूर दर्ज हुआ था, जिसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है। बहरहाल अब ये तो जांच का विषय भी है कि ये वाकई में मतदाता हैं या नहीं। हालांकि पुलिस ने अगर इनका पोस्टर जारी किया फर्जी वोटर के नाम से, तो संभव है कि उसकी जांच अपने स्तर पर पुलिस ने की होगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखें ऐसे फर्जी वोटर्स को लेकर पुलिस आगे क्या कुछ और अभियान चलाती है, जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बलरामपुर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। बच्चों से लकड़ी धुलवाई गई। आपको बता दें कि इसका एक वीडियो सामने आया है। उनसे पढ़ाई करने की जगह लकड़ी के लट्ठे धुलवाए जा रहे हैं। आप देखिए, छोटे बच्चे पैसों का लालच देकर उनसे लकड़ी की ढुलाई कराई जा रही है। और न्यूज़ 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो है वो बलरामपुर का बताया जा रहा है। और यहाँ पर
बच्चों से लकड़ी की ढुलाई कराई जा रही है। लकड़ी के लट्ठों को साइकिल के फ्रेम में फंसाकर बच्चे उसे गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें पैसे दिए जाएंगे, ऐसा उन्हें लालच दिया गया और उनसे मजदूरी कराई गई। तो ये बलरामपुर से सामने आया वीडियो जिसका दावा न्यूज़ 18 नहीं करता है, वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन अगर ये वीडियो है या इसमें जो कार्रवाई चल रही है, जो एक्शन चल रहा है, इस पर जांच की आवश्यकता है। और बढ़ते हैं आगे, सूरजपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। 2 हाथियों का आतंक यहां पर लोगों के लिए पर्याय बना हुआ है, आतंक का ही। 2 दल से बिछड़े हुए हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। किसानों की फसल को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्रामीणों को वन विभाग अलर्ट कर रहा है। हाथियों से अलर्ट रहें, सावधान रहें, उचित दूरी बनाकर रहें, क्योंकि ये दल से बिछड़े हुए 2 हाथी हैं जो इस वक्त गांव के आसपास देखे जा रहे हैं। और यहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सूरजपुर में 2 हाथियों के आतंक से इतना ही नहीं, क्योंकि फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। जिस खेत में वो उतर जाएं, वहां पर खड़ी फसल तो चौपट होना निश्चित ही है। अब ऐसे में ग्रामीणों को अलर्ट कर वन अमला हाथियों को खदेड़ने में जुटा हुआ है। सूरजपुर से 2 हाथियों के आतंक का मामला सामने आया है। ये किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या बना हुआ और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती ये वन विभाग के लिए। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, सिरपुर क्षेत्र में घूम रहा एक दंतैल हाथी धान की फसलों को पहुंचा रहा है नुकसान। वन विभाग ने 13 गांवों में अलर्ट जारी किया है। चुनाव के दौर में नेताओं को भाषण देते, रैली करते, सभाओं को संबोधित करते तो आपने देखा होगा, लेकिन एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स कांकेर से बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार भोजराज नाग बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भोजराज नाग पर देवी आई थी, जिसके बाद वो झूमने लगे। भोजराज नाग देवी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए थे और ये कहा कि जिसको देवी आती हैं उसे सिरहा बैगा कहा जाता है और वो सिरहा बैगा है। बस्तर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को देवी देवता आता है उनको पुजारी बैगा सिरहा के नाम से जाना जाता है और मेरे को भी देवी आता है, इसलिए मुझे बैगा सिरहा कहा जाता है। ये लगभग 15 से 20 साल हो गए। इस प्रकार के हमारे परंपरा में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे समाज में है। और महादेव सट्टा ऐप के इस मामले में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया और इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों का नाम भी शामिल है। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई। ये प्रोटेक्शन मनी हवाला के जरिए दी जाती थी। आपको बता दें कि ईडी करीब 1 साल से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने का पता चला है। ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए की आय हुई है।
और एफआईआर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा केंद्र की सरकार पर और राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं, ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। और बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का बघेल पर तंज, कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। महादेव जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस ने भी लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा, तो जरा पहले अपने बारे में बताएं। और रायपुर में चुनाव प्रचार के रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने ट्रेन से रायपुर से भाटापारा तक का सफर किया और लोकल ट्रेन में चुनाव प्रचार करने के लिए लोगों से मिलने के लिए विकास उपाध्याय पहुंचे, जहां लोगों से दुआ सलाम प्रणाम करते नजर आए और जनसंपर्क भी हो गया। आपको बता दें कि विकास उपाध्याय इस बार रायपुर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए हैं और इनका सामना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान की राज्य सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल से। और इस बीच शक्ति पुलिस की बड़ी कार्रवाई की जानकारी, अवैध वसूली का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्टल के दम पर अवैध वसूली किया कर रहा था ये दरअसल आरोपी संदीप गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा पिस्टल भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शक्ति थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अवैध वसूली के आरोपी को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति बुधवारी बाजार चौक के पास कट्टा दिखाकर रेत गाड़ी को रुकवा रहा है, अवैध वसूली पैसा की मांग कर रहा है। इस सूचना पर थाना स्टाफ के लोग गए, मौके पर जाके देखे तो शक्ति निवासी संदीप गुप्ता नामक व्यक्ति हाथ में कट्टा रखा हुआ था और गाड़ी को रुकवा के उससे पैसा वैसा मांग कर रहा था, जिसे मौके पर जाके लेके आए उसको थाना और उसको जब तलाशी लिए तो पीछे पेंट के पीछे में एक और कट्टा रखा हुआ था, जिसे विधिवत जब्ती किए। और बिलासपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। सिम्स अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश भड़क उठा और पुलिस की हिरासत में फिलहाल आरोपी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि वारदात के बाद से लोग आक्रोशित हैं, इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस की हिरासत में फिलहाल आरोपी है। और दुष्कर्म किए जाने के बाद बच्ची की मौत हो गई। सिम्स अस्पताल में बच्ची की मौत हुई, दुखद ये मामला। और इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। एक मामला आया है जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्टिंग हुई है और उसके साथ ही उसके परिजनों ने आकर ये सूचना दी कि एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 14 से 15 साल है वो भी नाबालिग ही है, तो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में को संज्ञान में लेकर जो अपचारी बालक है उसको पुलिस की काइंड ऑफ संरक्षण में ले लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। और उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, क्या कुछ एक्शन पुलिस ले रही है फिलहाल? ये पूरी घटना जो है कल दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है और जब
पूरे मामले पर जब बच्ची घर पर नहीं मिली तो परिजन इसको खोजते हुए पहुंचे और जहां पर परिजन रहते थे कि एक किराए के मकान पे रहते थे, वहीं मकान मालिक का जो बेटा है नाबालिग 15 वर्षीय, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। पहले तो उसने दुष्कर्म किया, उसके बाद इस पूरी घटना में बच्ची को जब पता चला, जानकारी लगी कि बच्ची जो है वो बाथरूम में बंद है, तो परिजनों ने उसे तत्काल हॉस्पिटल ले गया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे इस मामले पर जो आरोपी युवक जो नाबालिग बच्चा है और 15 वर्षीय, उसको हिरासत में पुलिस ने लिया। कि उसने अपने पूरी घटना को कबूल किया है। फिलहाल एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। यह कहीं ना कहीं समाज पर इस तरीके की जो कृतियां हो रही है उसको लेकर सोचने की जरूरत है। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, और ये कहां से ये चीजें निकल कर आ रही है, इसको लेकर भी सोच करने की जरूरत है। एक अभियान चलाने की जरूरत है ताकि इस तरह की। और इसमें जो थोड़ी सी संशय वाली लग रही है उस पर भी आप प्रकाश डालिएगा कि बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है या दुष्कर्म के बाद बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई है? चूंकि वो नाबालिग छोटी बच्ची 3 साल की थी, कहीं ना कहीं जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो उसके बाद उसकी हालत खराब हुई, इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। चूंकि उसके गाल पे भी दांत के निशान दिख रहे हैं जिसमें ब्लडिंग दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से भी बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उसकी जो मौत है वो दुष्कर्म के बाद हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है उस आरोपी जो नाबालिग है उसको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है, आगे की अग्रिम कार्रवाई करने की बात रही है पुलिस। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे कोरबा से अगली खबर, जहां आग से हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल आग की चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगी थी। दमकल की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। जांच कुसमुंडा थाना पुलिस कर रही है। और राजनांदगांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल ट्रक की चपेट में बाइक के आ जाने की वजह से ये लोगों की मौत हुई है और आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के जोरा तराई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए फोनलाइन पर। राकेश, कैसे हुई थी ये दुर्घटना? जी, मैं आपको बता दूं कि खैरागढ़ की ओर से रमधा की ओर जा रहे थे और रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। ये बाइक जो है ट्रक की चपेट में आ गई, जहां घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक युवक बाइक चला रहा था, साथ ही 2 महिलाएं उसके पीछे बैठी थी। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ देर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया घटना के बाद मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें कि दर्री डैम में छलांग लगाकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। आत्महत्या का कारण पता करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां 11 फरार वारंटियों को अरेस्ट किया गया। सभी 11 वारंटी न्यायालय में पेश। लंबे समय से फरार चल रहे थे वारंटी। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का मामला। और राजनांदगांव से खबर, जहां फायरिंग रेंज में विस्फोटक की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और बच्चे के हाथ में काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई है। कुछ बच्चे यहां पर खेल रहे थे। दरअसल ये खेलते हुए फायरिंग रेंज तक कैसे पहुंचे, ये भी जांच का विषय है। और तुलैरवार फायरिंग रेंज में बच्चे आखिर कैसे एंटर कर पाए, ये पूरा विषय जाँच का है। बच्चे के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई है। ब्लास्ट किस चीज़ का था, क्या कुछ है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी, इस पर और डिटेल्स आगे पहुंचाएंगे आप तक।
और 1200 मीटर ऊंचाई पर बसे गांव में इस वक्त पानी की किल्लत है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं यहां के ग्रामीण। गांव में जल जीवन मिशन पूरी तरह से फेल है। न जल है, न जीवन में जल है और न ही कोई और मिशन। लोगों का मिशन सिर्फ पानी भरकर लाना है। आमा मोरा ओढ़ पंचायत का ये पूरा मामला है। आमा मोरा ओढ़ पंचायत का नाम है। पानी की बड़ी किल्लत है। और बढ़ते हैं आगे। बड़ौदा बाजार में मारपीट का मामला। राइस मिल संचालकों ने ड्राइवर्स के साथ मारपीट की और चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। और आपको बता दें कि एक ड्राइवर जिसके शरीर पर काफी चोट के निशान भी देखे गए। 3 राइस मिल संचालकों पर मामला दर्ज किया गया। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बाहर के आदमी आ रही ये एसके इंडस्ट्री है यहीं भाटापारा में। वहाँ पर रात के समय कुछ ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर के गए थे अपना कुछ सामान लोड अनलोडिंग करने के लिए। वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ है, इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और उसी को लेकर के इन्होंने ड्राइवरों के साथ में मारपीट की और अच्छी मारपीट की है। उसी तदम में लोग आए हैं यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध करवाने, जिसमें 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। और कोरबा से बड़ी खबर। कोरबा पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया। दरअसल मृतक का बड़ा भाई ही उसका हत्यारा निकला। मोबाइल को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था और बड़े भाई ने गला घोंटकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अब बड़ा भाई जो आरोपी है हत्या का, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अंबिकापुर में छात्रावास का कर्मचारी निलंबित कर दिया गया। दरअसल छात्रों से अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए छात्रावास में तैनात कर्मचारी अनिल कुमार पैकरा निलंबित कर दिया गया। सीतापुर प्री मैट्रिक छात्रावास का ये कर्मचारी है। छात्रों ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी और आरोपी को यहां से निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने एक्शन लिया और अब अगला कर्मचारी कब नियुक्त होगा, छात्रों की समस्या का निराकरण क्या किया गया है, इस पर आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे।